उनको आपको मिक्स नहीं करना, उनको अलग 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 पढ़ना है, ठीक है। विभवमापी किसी परिपथ में या किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली एक युक्ति है। एक ऐसी युक्ति है जो विभवांतर ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। अब कैसे विभवांतर ज्ञात करेंगे वो एक अलग मैटर है, ठीक है। विभवांतर ज्ञात करने के लिए एक और युक्ति काम में ली जाती है जिसको हम कहते हैं वोल्टमीटर, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक हमारा बनता है वो ये है कि जब वोल्टमीटर हमारे पास में है, अब देखो विभवमापी और वोल्टमीटर में क्या खास बात है कि विभवमापी एक ऐसी युक्ति है जिससे हम जब विभव नापेंगे तो उसके लिए विभव का मान आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उस कैलकुलेशन से आपके पास विभव का मान आएगा, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर है वो एक ऐसा मीटर है जिसमें सीधे ये पता चल जाता है कि दो बिंदुओं के मध्य का विभव कितना है। उसमें सुई से आपको जो कांटा होता है, सुई होती है, स्पीडोमीटर में जैसे सुई होती है, ठीक उसी तरीके से उस कांटे से पता चल जाता है कितना विभव। अब सोचो कि आपका बुखार नापने के लिए आपको एक थर्मामीटर दिया जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगे हुए थे, और आपको किसी ने बता दिया कि थर्मामीटर में अगर पारा 0.1 सेंटीमीटर आगे बढ़े तो समझ लो कि बुखार जो है वो 2 डिग्री आगे बढ़ गया है। 10 सेंटीमीटर के बाद में अगर ये 0.7 सेंटीमीटर और बढ़े तो समझ लेना कि 3 डिग्री बढ़ गया है, ठीक है। अब आपने बुखार नापने के लिए पारा, ये थर्मामीटर काम में ले लिया, पारा ऊपर चढ़ा 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 चढ़ा। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये नापना पड़ेगा स्केल से कि पारा कितनी ऊंचाई तक गया है। जितने सेंटीमीटर ये ऊपर गया है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मान लो ये 0.5 सेंटीमीटर ऊपर गया है तो आप कहेंगे भाई 0.1 सेंटीमीटर के लिए 2 डिग्री है, तो 0.5 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपने कैलकुलेशन करके क्या कर लिया, तापमान का मान निकाल लिया। एक दूसरा थर्मामीटर आपके पास में ऐसा था जिसमें आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी थी। ये थर्मामीटर में जैसे ही पारा जितनी ऊंचाई तक चढ़ता वहां पर एक अंक लिखा हुआ रहता और उस अंक से आपको पता चल जाता कि बुखार इतना है, इतना टेम्परेचर। तो आप कहोगे साहब ये दूसरा वाला थर्मामीटर हमारे ज्यादा काम का लग रहा है क्योंकि इसमें हमको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही दो तरह के विभवांतर नापने की युक्तियां हैं, एक है वोल्टमीटर, दूसरा है विभवमापी। जब वोल्टमीटर सीधे ही नाप सकता है, जैसे आप कहोगे साहब ये सीधे ही हमें पता चल रहा है कि इतना बुखार है, तो आप यही थर्मामीटर काम में लो ना, ये वाला थर्मामीटर क्यों काम में लेते हो, इसको फेंको, इसकी जरूरत ही नहीं। तो जब हमारे पास में ऐसी युक्ति है विभवांतर नापने के लिए जो सीधे ही ये बता सकती है कि दो बिंदुओं के मध्य कितना विभवांतर है, कोई कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं है, कोई परिपथ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, तो उस युक्ति को काम में लो। आप ये विभवमापी से कैलकुलेशन के फेर में क्यों पड़े हो, ठीक है। तो हमें यह समझना है कि विभवमापी हमारे लिए वोल्ट मीटर की तुलना में क्यों ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। देखिए विभवमापी हो चाहे वोल्ट मीटर हो, जब भी उससे विद्युत विभवांतर का मापन हो तो उस युक्ति से खुद से कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए, खुद से कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए। इसका कारण बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये प्रतिरोध हमने जोड़ा हुआ है और ये एक प्रतिरोध का ए सिरा है और बी सिरा है, आपको इसके बीच में विभवांतर नापना है। इस प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान है मान लीजिए 5 एम्पियर और प्रतिरोध का जो मान है वो है मान लीजिए 5 ओम। सपोज अगर हम विभवांतर देखें तो प्रतिरोध के सिरों पर कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर इंटू 5 ओम, ठीक है, बराबर 25 वोल्ट, ठीक है, 25 वोल्ट आ गया हमारे पास में। अब सोचो कि आपको पता नहीं था कि इसके अंदर कितना विभवांतर है, ऐसे आपने कैलकुलेशन नहीं किया, आपको पता नहीं कितना विभवांतर है, और आपने क्या करा कि आपको कोई किसी ने एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया वोल्ट मीटर, ऐसा कर इसको वोल्ट मीटर को अगर तू ये प्रतिरोध के जो दो सिरे हैं इन दोनों सिरों के बीच में वोल्ट मीटर को जोड़ देगा तो ये वोल्ट मीटर में अपने आप ही जो कांटा है वो घूम करके जिस अंक पर आकर के ठहरेगा वही समझ लेना कि इसका वोल्टेज है। एक्चुअल में ये वोल्ट मीटर इस प्रतिरोध का वोल्टेज नहीं बताता है, ये तो खुद का वोल्टेज बताता है।
खुद का विभवांतर बताता है। पर ये वोल्ट मीटर और प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में हैं, इसलिए जितना वोल्टेज इस वोल्ट मीटर का होता है उतना ही प्रतिरोध का भी होता है। ठीक है, तो ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर किस लिए लगाया? नापने के लिए। अब सोचो कि आप एक प्लास्टिक के वायर की लंबाई नापना चाहते हो, ठीक है, और आप एक स्केल लेके गए, आपने स्केल के पास में वायर को रख दिया और रख करके और आप उसकी लंबाई नापने लगे। सपोज सोचो कि वो जो प्लास्टिक की स्केल है वो गर्म हो रही है, ठीक है, इतनी गर्म कि वायर उसके संपर्क में आए तो जल के पिघल नहीं रहा है, लेकिन उसकी जो लंबाई है उसमें प्रसार हो जाता है, फैल जाता है। तो जैसे ही हमने वो स्केल को वायर के पास में रखा, वायर की लंबाई बढ़ गई। मान लो वायर 2 मीटर का था और 2.25 मीटर का आ गया, तो फिर ये स्केल हमारे काम की हुई क्या? इस ऐसी स्केल क्या काम की? जो रीडिंग ही बदल देवे, जो मान ही बदल देवे। तो अगर ये वोल्ट मीटर हम यहां पर लगाते हैं तो ये वोल्ट मीटर ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से इस प्रतिरोध का जो विभवांतर है वो बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसको केवल नापने के लिए लगाया है, इसका और कोई काम नहीं है। आप नापने के लिए कोई चीज लगा और फिर इसका मान ही बदल जाओ तो फिर फायदा क्या? समझे मेरी बात को? तो ये हम यहां पर क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को लगा दिया। अब वोल्ट मीटर ऐसा होना चाहिए जिसका खुद का जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए, जिससे इसमें से कोई धारा नहीं बहे, और जब इसमें से विद्युत धारा नहीं बहेगी तो सारी की सारी धारा इस प्रतिरोध से ही बहेगी, और जो विभवांतर है एक्चुअल में प्रतिरोध का वो हमारे पास में सही सही आ जाएगा। पर वास्तव में ऐसा दुनिया में कोई भी वोल्ट मीटर नहीं है जिसका प्रतिरोध अनंत हो, यानी इसका प्रतिरोध अनंत तो नहीं होगा, उच्च हो सकता है लेकिन अनंत नहीं होगा। अनंत नहीं होगा तो इसमें भाग प्रवाहित होगा। सपोज 5 एम्पियर धारा में से 1 एम्पियर धारा इस प्रतिरोध में से इस वोल्ट मीटर में से प्रवाहित हो गई। हालांकि इतनी ज्यादा नहीं बहती, लेकिन अपन मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो बची कितनी? 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर विद्युत धारा ही इसमें से प्रवाहित होगी, इसमें से, और ये 4 एम्पियर धारा इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी। तो प्रतिरोध का मान तो है 5 ओम और धारा बही इसमें से 4 एम्पियर, तो वोल्टेज कितना आया इसका? 20 वोल्ट। यानी ये वोल्ट मीटर इसके सिरों पर जो विभवांतर पड़ेगा वो कितना पड़ेगा? 20 वोल्ट। अब सोचो कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट लगाया है उसकी वजह से प्रतिरोध का विभवांतर ही कम हो गया, तो इसने जो रीडिंग ली वो तो हमारे कोई काम की रही नहीं। इसलिए नहीं रही क्योंकि वास्तविक रूप में तो 25 वोल्ट था और ये तो 20 वोल्ट ही पड़ रहा है। तो ऐसा मीटर लगाने का फायदा क्या जो इसके वोल्टेज को ही कम कर देवे? ऐसा मीटर लगाने का कोई फायदा नहीं है। सोचो कि आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है, बिजली का जो मीटर लगा हुआ है ना, जो ये पढ़ता है कि आपके घर में कितनी बिजली खर्च हो रही है, वो खुद मीटर ही 10-12 बल्ब के बराबर बिजली खा जावे, तो आप क्या कहोगे? साहब हमारे को ऐसा मीटर मत लगाओ, ये मीटर लगाने का फायदा क्या है? ये 10-12 बल्ब के बराबर बिजली तो ये अकेला ही खा रहा है, इसका बिल तो हमें भरना पड़ेगा। समझे? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर जो है वो ऐसी युक्ति है जिसकी वजह से जो विभवांतर है उसका सही सही मापन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जब भी किसी वोल्ट मीटर को प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो चूंकि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत नहीं होता है, इसलिए इसमें से कुछ ना कुछ धारा का अंश प्रवाहित होता है और इसके फलस्वरूप प्रतिरोधक के सिरों पर जो विभवांतर है उसके मान में कमी आ जाती है। इस वजह से वोल्ट मीटर द्वारा प्रतिरोधक के सिरों पर नापा गया विभवांतर एक्यूरेट नहीं होता है, जबकि विभवमापी के संतुलन की अवस्था में जब विभवमापी से प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन का मान या सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो ऐसी स्थिति में विभवमापी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरह व्यवहार करने लग जाता है, एक ऐसे वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करने लग जाता है जिसका प्रतिरोध अनंत हो, या हम ये कहें कि जिससे कोई धारा नहीं बह रही हो। और ऐसी स्थिति में सारा का सारा विभव पतन उस प्रतिरोध के सिरों पर ही होता है और इस वजह से
जो प्रतिरोध का विभव पतन है उसका सही सही मापन विभव मापी द्वारा किया जा सकता है। तो ये तो हुआ एक टॉपिक। एक प्रश्न हो गया कि विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि विभव मापी विभव के मापन में खुद कोई धारा ग्रहण नहीं कर रहा है, इस वजह से जो विभवांतर है उसका सही सही मापन ये कर रहा है। अब हम इतनी देर से विभव मापी विभव मापी विभव मापी चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये होता कैसा है विभव मापी, इसकी हम चर्चा करें तो ये एक अलग टॉपिक हो गया एक तरीके से। विभव मापी की संरचना। विभव मापी जो होता है वो वास्तव में एक प्रकार का तार होता है। ये तार एक जगह फिक्स रहे, कम जगह घेरे, इसके लिए एक लकड़ी के या कुचालक वस्तु के पट्टे पर इस तार को एक एक मीटर के कई हिस्सों में मोड़कर संयोजित कर दिया जाता है। तोड़ा नहीं है, केवल अपने ऐसे घेरे बना दिए एक एक मीटर के। विभव मापी के तार की लंबाई जितनी ज्यादा होती है, इससे विभव का उतना ही यथार्थ मापन, उतना ही अच्छा मापन किया जा सकता है, उतना ही ज्यादा अच्छा मापन किया जा सकता है। इसलिए विभव मापी तार की लंबाई 4 मीटर से 12 मीटर के मध्य रखी जाती। सामान्यतः जो हम लैब में उपयोग में लेते हैं विभव मापी, उसके तार की लंबाई 10 मीटर होती है, इसलिए एक एक मीटर के 10 भागों में विभाजित होता है। पर ये टूटा हुआ नहीं होता है बीच में, केवल ये मुड़ा हुआ होता है ऐसे सर्पिलाकार। और ऐसे मुड़ा हुआ क्यों? जिससे 10 का 10 मीटर भाग 1 मीटर के पट्टे पर ही आ जावे, नहीं तो 10 मीटर लंबा पट्टा चाहिए होता, और 10 मीटर लंबी लैब चाहिए होती, आप 10 मीटर लंबी टेबल चाहिए होती जिस पर रखना पड़ता, 10 मीटर लंबे दूसरे तार चाहिए होते जिससे इसको जोड़ेंगे। तो ये तो इसकी संरचना की बात, लकड़ी के पट्टे पर जुड़ा हुआ है। यहां पर जो इसका तार का पहला सिरा और अंतिम सिरा है, यहां पर संयोजक पेच लगे हुए होते हैं, जिससे इसे सर्किट में परिपथ में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये जो तार होता है ये मिश्र धातु से बना होता है, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, इनसे बना हुआ हो सकता। सामान्यतः जो विभव मापी है उसमें कॉन्स्टेंटन का, यूरेका का तार भी काम में लिया जा सकता है, मैग्नीन का तार भी काम में लिया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। हालांकि हर एक तार की अपनी क्वालिटी है, अपने कुछ नुकसान है, पर ऐसा तार आपको लेना होगा जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है, तो एल्फा का जो मान है वो उच्च होना चाहिए। सॉरी, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान निम्न होना चाहिए, यानी कि ताप में बहुत अधिक परिवर्तन करने पर भी प्रतिरोधकता में बहुत कम परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है, अब इसको उपयोग में कैसे लेते हैं? तो इसको उपयोग के लिए विभव मापी जो है उसको एक परिपथ में जोड़ना पड़ता है। ठीक है, इस जिस परिपथ में इसको हम जोड़ते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक होता है प्राथमिक परिपथ और एक होता है द्वितीयक परिपथ। एक होता है प्राथमिक परिपथ और एक होता है द्वितीयक परिपथ। प्राथमिक परिपथ में विभव मापी तार का एक सिरा और दूसरा सिरा दोनों होते एक ही तरफ है, लेकिन हमने चित्र बनाने के लिए इसको अलग अलग दिशा में दिखाया है बस। इन सिरों को हम कह सकते हैं ए या बी सिरा या ए और सी सिरा, कुछ भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये दो सिरे हैं, इन दोनों सिरों के बीच में किसी एक सिरे से एक सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक को इस चित्र के अनुसार, जैसा कि मैं बना रहा हूं, संयोजित किया जाता है। विभव मापी के जिस सिरे से सेल का धनात्मक टर्मिनल जुड़ा होता है उसको हम ए टर्मिनल कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं सी। द्वितीयक परिपथ में जिस हिसाब से आपको इसको उपयोग में लेना है, जिस हिसाब से आपको इसको उपयोग में लेना है, उस हिसाब से द्वितीयक परिपथ जुड़ा हुआ होता है। पर सामान्यतः द्वितीयक परिपथ में कम से कम एक सेल जरूर जुड़ा हुआ होगा, और इस सेल का जो दूसरा टर्मिनल है उससे एक धारामापी जरूर जुड़ा हुआ होगा, और धारामापी का जो दूसरा टर्मिनल है वो खुला होगा, वो इस तार पर अलग अलग जगह संयोजित किया जा सकता होगा। इस सेल जो दूसरा पहला सेल है उसके विद्युत वाहक बल को अगर मैं E0 कहूं और दूसरे सेल के विद्युत वाहक बल को मैं कहूं E, तो इन दोनों की वजह से इस पूरे के पूरे तार पर विभव का पतन होता है। मान लीजिए कि इस पूरे के पूरे तार पर विभव का पतन हो रहा है 10 वोल्ट का। सपोज इस सिरे पर 10 वोल्ट था और इस सिरे पर आते आते 0 वोल्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि 10 मीटर लंबे तार पर विभव का पतन 10 वोल्ट हुआ है।
ठीक है, 10 मीटर लंबे तार पर। तो ये जो तार है इसको आप क्या कर सकते, जैसे मान लो इतना बड़ा तार है, क्या मैं इसको 1 2 3 टुकड़ों से मिला हुआ नहीं मान सकता? अगर मान लो आपके पास में 3 तार होते और उनको आप जोड़ देते तो भी तो ऐसा ही प्राप्त होता। तो ये एक तरीके से 3 तारों का श्रेणी क्रम है। तो ऐसे ही ये जो इतना बड़ा तार है ये बहुत सारे भागों का एक श्रेणी क्रम है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे प्रतिरोध इसमें एक तरीके से जुड़े हुए हैं। जितनी ज्यादा इसकी लंबाई होगी उतना ही ज्यादा इस भाग का प्रतिरोध होगा। जितनी इस भाग की लंबाई होगी उतना ही ज्यादा इसका प्रतिरोध होगा। इस भाग की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही। अब ये जो भाग है इसको भी आप बहुत सारे टुकड़ों में विभक्त कर सकते हैं। यानी कि इस तार का कोई सा भी हिस्सा लोगे तो वो एक प्रतिरोध की तरह काम करेगा। और जैसे 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 इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे 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 प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा। और हम सब जानते हैं जो विभव पतन होता है V बराबर आई आर, उसमें अगर आर का मान बढ़े तो V का मान भी बढ़ेगा। यानी कि जो विभवमापी तार है इसके सिरों पर विभव पतन इसके प्रतिरोध पर, और प्रतिरोध जो है वो लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो है वो लंबाई पर निर्भर करता है और जो विभव पतन है वो प्रतिरोध पर निर्भर करता है। विभव पतन इज प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोध एंड प्रतिरोध इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू एल। यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे विभव पतन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो सेल लगा हुआ है इसका जो वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट, यानी धारा मापी के 1 और 5 वोल्ट का कोई सोर्स लगा हुआ है। मैं इस धारा मापी के इस सिरे को यहां जोड़ देता हूं। ठीक है, इस बिंदु पर जोड़ दिया, मान लो ये बी बिंदु हो गया। तो ये जो नीचे वाला सर्किट है, इस वाले सर्किट की हम बात करें, इसको मैं अलग से बना रहा हूं। तो इसमें देखो कौन कौन से टर्मिनल है। एक तो ए टर्मिनल है, एक टर्मिनल है आपके पास में ये बी सिरा, एक दूसरा टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर, एक टर्मिनल है ये बैटरी, एक टर्मिनल है ये। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये हिस्सा जो आगे का वाला तार है इसको क्यों भूल गए? क्योंकि इस आगे वाले तार का जो ये वाला सिरा है ये तो इससे जुड़ा हुआ है पर दूसरा सिरा इससे नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि इस भाग में जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो इस परिपथ के सेल के कारण नहीं हो रहा है, इसलिए इस वाले भाग को इस परिपथ में यानी सेकेंडरी परिपथ में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी परिपथ में कितना सिरा है? ये जो विभवमापी तार है इसका ए से बी तक का सिरा और सेल और एक गैल्वेनोमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर के अगर हम दो तरफ देखें तो एक तरफ तो ये तार है और एक तरफ ये सेल है। अगर इस तार का विभवांतर यानी विभवमापी तार का विभवांतर इस सेल के विभवांतर के बराबर हो जाए तो गैल्वेनोमीटर के दोनों ओर विभव का मान समान होने के कारण, दोनों ओर विभव का मान समान होने के कारण गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं बहेगी। जैसे हमने व्हीटस्टोन सेतु में कहा था, व्हीटस्टोन सेतु में कहा था ना हमने कि ये बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, अगर बी बिंदु पर विभव ज्यादा हुआ और डी पर कम हुआ तो विद्युत धारा बी से डी की ओर बहेगी, और डी पर ज्यादा हुआ और बी पर कम हुआ तो डी से बी की ओर बहेगी। तो अगर इन दोनों बिंदुओं पर विभवांतर का मान विभव का मान समान है तो गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं बहेगी। इसको अपन कहते हैं शून्य विक्षेप की अवस्था। यानी हम क्या कह सकते हैं कि विभवांतर बराबर है तो शून्य विक्षेप आएगा, और अगर इसका उल्टा कहें तो अगर धारा मापी में शून्य विक्षेप आ रहा है तो इसका मतलब यहां का विभवांतर, इस तार का जो विभवांतर है जो कि इस गैल्वेनोमीटर से एक तरफ जुड़ा हुआ है और इस सेल का जो विभवांतर है ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब तार का विभवांतर कितना है? तो तार का विभवांतर अभी अभी हमने देखा था कि तो तार का विभवांतर यानी विभव पतन है वो प्रोपोर्शनल होता है इसकी लंबाई के। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट अपन काम में लेते हैं एक्स या फाई। इस एक्स को अपन क्या कह सकते हैं? एक्स बराबर V अपॉन एल, यानी कि इकाई लंबाई का विभव पतन। 1 मीटर के तार पर जितना विभव पतन होता है उसको अपन इस एक्स के नाम से जानते हैं, और इसको एक्स को हिंदी में अपन कहते हैं विभव प्रवणता। इसको हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। ठीक है, अब वापस मैं पीछे वाली इक्वेशन पर आ रहा हूं। इस वाली इक्वेशन पर हम क्या कहेंगे? जब भी धारामापी में शून्य विक्षेप आएगा तब इस V का जो मान है वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होना चाहिए। तार का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होना चाहिए। यानी सेल का विद्युत वाहक बल अगर E है तो वो E और ये V दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन V का मान कितना है? ये तो अभी अभी अपन ने देखा x इंटू एल के बराबर है। V का मान x इंटू एल के बराबर है, तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। एक और तरीका हमारे पास में इसको लिखने का,
हम ये भी जानते हैं कि जो विभवांतर है विभव मापी के लिए तो हमने लिख दिया x इंटू एल, लेकिन एक्चुअल में विभवांतर का मान होता है I इंटू आर। तो E बराबर V है तो V बराबर आई आर है, तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, E बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, I इंटू आर। ठीक है, लेकिन E का जो मान है वो अभी अभी अपन ने देखा किसके बराबर था, x इंटू एल के बराबर था। तो x इंटू एल बराबर हो जाएगा I इंटू आर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर बटा एल। तो ये जो सूत्र हमारे पास में आया है ये विभव मापी के सिद्धांत को बताता है कि विभव मापी के सिरों पर विभव पतन निकालना है तो विभव प्रवणता को लंबाई से गुणा कर दो। शून्य विक्षेप की अवस्था अगर आती है तो धारा मापी के एक और का जो विभव पतन है और दूसरे और का जो विभव पतन है वो बराबर होगा। और तीसरी बात की अगर विभव प्रवणता का मान आपको निकालना है तो आपके पास में दो सूत्र होंगे, एक होगा x बराबर v अपॉन एल और एक होगा x बराबर आई आर अपॉन एल। अगर आपको वोल्टेज दिया हुआ है तो v अपॉन एल, अगर आपको धारा और प्रतिरोध दिए तो आई आर अपॉन एल। तो ये हमने अलग अलग तरह के सूत्र देखे, ये कोई डेरिवेशन नहीं है कि आपसे कहेंगे ये ज्ञात करो, ये तो हमने सूत्र देखे कि भाई जब विभव मापी को हम परिपथ में जोड़ेंगे तो ये चीजें होंगी कि विभव मापी के सिरों पर विभव पतन होगा तो उस विभव पतन का मान कितना होगा, v बराबर एक्सएल से निकाला जा सकता है। संतुलन की अवस्था में विभव मापी में लगे हुए धारा मापी के एक और का विभवांतर और दूसरे और का विभवांतर बराबर होगा। एक और का विभवांतर अगर E है तो हम कहेंगे E बराबर V होगा, क्योंकि V बराबर एक्सएल है तो E बराबर एक्सएल होगा। तो ये एक नया सूत्र हो गया। ठीक है, अगर आपको E का मान ज्ञात है तो आप X का मान ज्ञात कर सकते हो, और अगर X का ज्ञात है तो E का ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, फिर तीसरी चीज की भाई X का मान कैसे निकाल सकते हो, तो X का मान दो तरीके से निकाल सकते हैं, X बराबर E अपॉन एल या V अपॉन एल से, या फिर X का मान आप निकाल सकते हो आई आर अपॉन एल से। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था, ये अभी तक हम कल वाला ही पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे आज का नया टॉपिक, विभव मापी के अनुप्रयोग। अब असली काम शुरू होगा। वो जो हमने पहले सर्किट जोड़ा था ना वो तो विभव मापी को समझाने के लिए था। अब हम चलेंगे असली सर्किट पर। तो पहला जो इसका अनुप्रयोग हमें पढ़ना है, जो हमारा प्रैक्टिकल भी है, वो है विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। जब भी आप कोई टॉपिक इस विभव मापी का अनुप्रयोग पढ़ोगे तो उसमें तीन चीजें आपको पढ़नी है। पहली कि वो काम करने के लिए जो आपको हेडिंग दी हुई है कैसा सर्किट जोड़ना पड़ेगा। दूसरा कि आप सर्किट जोड़ने के बाद में आपको क्या करना है। और तीसरा वो सूत्र जिसके द्वारा जो काम आपको करना है, जो मान आपको ज्ञात करना है, वो सूत्र कैसे हमारे पास में आएगा। तो हमें क्या करनी है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है विभव मापी की सहायता से। तो इसके लिए सर्किट कैसा जोड़ना पड़ेगा, नंबर एक बात। ये सर्किट को आपको कैसे काम में लेना है, नंबर दो बात। और उससे क्या सूत्र आएगा जिससे आप तुलना कर पाओगे, नंबर तीन बात। ठीक है, ध्यान से समझना। सर्किट में क्या होगा, आपको सबसे पहले ये एक विभव मापी है, इसका एक सिरा ए है और दूसरा सिरा मान लीजिए सी है। इसके प्राथमिक परिपथ में आपने एक सेल जोड़ दिया, एक विभवांतर ये जोड़ दिया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वाला टॉपिक समझने से पहले, जैसे हमने यहां पर ये जोड़ा था, ठीक है, इस तरीके से ये जो ऊपर सेल लगा हुआ है इसका विभवांतर हमेशा, यानी विद्युत वाहक बल सॉरी, हमेशा ये नीचे लगे हुए सेल से ज्यादा होना चाहिए। अब क्यों, जैसे मान लो कि ऊपर जो लगा हुआ सेल है इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट और जो नीचे सेल लगा हुआ उसका वोल्टेज है 3 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो तार है इस तार पर पूरे के पूरे तार पर 2 वोल्ट से ज्यादा का विभव पतन नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये जो जी है इस पर शून्य विक्षेप आने के लिए जरूरी क्या है कि इस तार पर विभव पतन का मान और सेल का विद्युत वाहक बल दोनों बराबर आने चाहिए। तो सेल का विद्युत वाहक बल तो है 3 वोल्ट, क्या इस तार पर कभी भी विभव पतन 3 वोल्ट आ सकता है? कभी भी आ सकता है क्या? हम कहेंगे कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अधिकतम ही 2 वोल्ट आ सकता है, 2 वोल्ट से ज्यादा है ही नहीं। और जब बराबर नहीं आएगा तो क्या कभी इसमें शून्य विक्षेप की अवस्था आएगी? हम कहेंगे कभी नहीं आएगी। इसलिए शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करने के लिए ऊपर वाला जो सेल है इसका वोल्टेज हमेशा नीचे जो द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगे हुए हैं उनके वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। अब मैं वापस से अपने टॉपिक पर आता हूं। तो दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए आपको प्राइमरी परिपथ तो ऐसा कैसा ही जोड़ना है। मान लो ये जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल है ई नॉट, ईपी, कुछ भी मान लो।
ये पहली कुंजी है, इसको मैं कह देता हूं के। और जो दूसरा परिपथ है उसमें दो सेल जुड़े होंगे, जिसमें से एक सेल का प्लस टर्मिनल, दूसरे सेल का भी प्लस टर्मिनल। ठीक है, इस सेल को मैं कह देता हूं जिस विद्युत वाहक बल E1 और इसको मैं कहता हूं E2। इन दोनों के प्लस टर्मिनल तो सिरे ए से जुड़े होंगे, लेकिन जो माइनस टर्मिनल है वो एक ऐसी चीज से जुड़े होंगे जिसका एक सिरा E1 से, एक सिरा E2 से, और मध्यवर्ती सिरा जो है वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ होगा, धारा मापी से। और धारा मापी का जो दूसरा सिरा है वो जुड़ा होगा जो कि यानी विसर्पी कुंजी से। ध्यान से समझना मेरी बात को। ये जो तीन सिरों वाला जो युक्ति है इसको अपन कहते हैं द्विमार्गी कुंजी। अब द्विमार्गी कुंजी क्यों कहते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। ये तो हुई इस परिपथ का संयोजन। अब इसकी कार्यविधि, कार्यविधि में हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो E1 का माइनस सिरा जिससे जुड़ा हुआ है, अगर मैं मान लो इसको x कहूं, ठीक है, और इसको मैं कहूं, बीच वाले सिरे को मान लो मैं कहूं y, और अंतिम सिरे को मैं कहूं z। ठीक है ना, कुछ भी कह दो, को नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं x और z को, x और y को जोड़ दूं, किसी भी तरीके से जोड़ दूं, ठीक है, वो मेरी टेंशन है कि मैं इसको कैसे जोड़ रहा हूं। तो हम कहेंगे कि भाई ये दूसरा सेल है ये तो परिपथ में जुड़ा ही नहीं, क्योंकि इसका माइनस सिरा कहीं कनेक्ट हुआ है क्या, कहीं पे भी देखो, देख के बताओ, दूसरे सेल का माइनस सिरा कहीं कनेक्ट हुआ है क्या? नहीं सर। कहीं पे भी कनेक्ट, अरे कनेक्ट मतलब कहीं पे जुड़ा हुआ दिख रहा है क्या माइनस सिरा? ये जेड तो नहीं एक सर। जेड तो ये जो जेड बिंदु है ना, ये तो एक तार ही समझ लो कि आपने इसमें एक नया तार जोड़ दिया, पर इसको कहीं पे भी अपन ने कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट नहीं किया मतलब ये जो दूसरा सेल है अभी ये अप्रभावी है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, ये जो विसर्पी कुंजी है, इस विसर्पी कुंजी को इस तार के अलग अलग बिंदुओं पर लगाकर देखा जाता है। जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर लगा के देखा, ठीक है, और यहां पर इस धारा मापी में विक्षेप आ गया 0। कितना आ गया? 0। इस समय ए बिंदु से इस बिंदु की जो लंबाई है वो है मान लो L1। तो हम क्या कहेंगे कि इस तार पर जो विभव पतन हुआ है और धारा मापी के दूसरी ओर जो सेल लगा हुआ है उसका जो विद्युत वाहक बल है वो बराबर होगा, तभी इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य आएगा, या इसका उल्टा। अगर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आया है तो समझ लीजिए कि ये जो सेल लगा हुआ है इसका जो विभवांतर है, इसका जो विभवांतर है और ये जो तार है इसका जो विभव पतन है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में जो पहला विभवांतर होगा, संतुलन की अवस्था में यदि ये L1 लंबाई पर, L1 बिंदु पर, ऐसे बिंदु पर जो L1 दूरी पर है शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि इस अवस्था में जो V1 का मान यानी विभव पतन का मान है वो हो जाएगा XL1। और चूंकि ये संतुलन की अवस्था है इसलिए पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 इस विभवांतर के बराबर होगा। भाई V1 का मतलब क्या हुआ, L1 लंबाई पर विभव पतन, इस लंबाई पर विभव पतन। और हम क्या कहेंगे, शून्य विक्षेप की अवस्था में क्या होगा, इस लंबाई पर विभव पतन और ये जो E1 सेल है इसका विद्युत वाहक बल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमारे पास में क्या आ गया, E1 बराबर V1। अब यहां पर मान रख दो, तो E1 बराबर हो गया आपके पास में XL1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये जो परिपथ है जो हमने जोड़ा हुआ था इसमें से मैंने इस सिरे को हटा दिया, ठीक है, और अब की बार मैंने क्या किया, ये जो दूसरा सेल है इसको जोड़ दिया। अब दूसरे सेल को जोड़ दिया तो पहला सेल का जो माइनस सिरा है वो परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अब पहला सेल अप्रभावी हो गया और दूसरा सेल प्रभावी हो गया। इस समय हमने क्या किया कि जो गैल्वेनोमीटर की विसर्पी कुंजी है इसको अलग अलग स्थान पर हमने टच करा के देखा, और हमने देखा कि ये इस बिंदु पर जब टच कराते हैं जो कि ए बिंदु से L2 दूरी पर है, इस धारा मापी में विक्षेप शून्य आ जाता है। ऐसा कब हो सकता है बच्चों, जब इस L2 लंबाई के तार पर विभव पतन और इस गैल्वेनोमीटर के दूसरी ओर लगे हुए सेल का विद्युत वाहक बल दोनों बराबर हो जाए। तो हम क्या कहेंगे, L2 लंबाई के तार पर विभव पतन
V2 बराबर XL2, और संतुलन की अवस्था यानी शून्य विक्षेप की अवस्था में E2 बराबर V2, और V2 बराबर कितना है, तो E2 बराबर V2 का मान है XL2। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप इसमें एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो ये पहली लाइन और दूसरी लाइन, और इसमें भी ये पहली लाइन और दूसरी लाइन को गायब कर सकते हो, सीधे ये भी लिख सकते हो। जो हम लिख रहे हैं ना ई की जगह, सॉरी V1 बराबर XL1 और फिर V1 बराबर E1 लिख रहे हैं, सीधे आप ये भी लिख सकते हो E1 बराबर XL1, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं विभव मापी के सिद्धांत में। विभव मापी के सिद्धांत में देखो यहां पर हमने निकाला हुआ है E बराबर XL। ठीक है, संतुलन की अवस्था में, केवल शून्य विक्षेप की अवस्था में, शून्य विक्षेप की अवस्था में हम ऐसा कर सकते हैं। और शून्य विक्षेप की अवस्था में यहाँ जो ई आएगा वो कौन सा ई होगा, उस सेल का विद्युत वाहक बल जो परिपथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ई कब आएगा, ई तब आएगा जब उस सेल से कोई धारा नहीं बह रही है, तो इस सेल से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास में E1 बराबर XL1 आ गया और E2 बराबर XL2 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं पहली समीकरण में दूसरी समीकरण का भाग दे दूं तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो E1 बटा E2 बराबर XL1 बटा XL2, x से x कट गया तो E1 बटा E2 बराबर L1 अपॉन L2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात संतुलन की अवस्था में या शून्य विक्षेप की अवस्था में, जिस बिंदु पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है दोनों सेलों के लिए अलग अलग, उन बिंदुओं की ए बिंदु से दूरी यानी संतुलन लंबाई, इसको कहते हैं संतुलन लंबाई, के अनुपात के बराबर होगा। ये तो हुई तुलना। अब किसी ने कह दिया कि भाई आपको ऐसा करना है, इसी परिपथ से आपको सेल E1 का, सेल E1 का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेल E2 है उसकी जगह एक ऐसा सेल लगाना पड़ेगा जिसका विद्युत वाहक बल एक तो हमेशा स्थिर रहता हो, नंबर एक बात, और दूसरा आपको ज्ञात हो। ऐसे सेल को हम कहते हैं मानक सेल। ऐसे सेल को अपन क्या कहते हैं, मानक सेल। तो अगर हम E1 और E2 में से किसी एक सेल को मानक सेल के रूप में ले लेवें, डेनियल सेल लगा देवें, डेनियल सेल एक मानक सेल है, लगा देवें, तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लो E2 की जगह मैंने डेनियल सेल लगा दिया, डेनियल सेल का जो वोल्टेज होता है, विद्युत वाहक बल होता है, वो होता है 1.08 वोल्ट। तो अगर आपने दूसरा सेल डेनियल सेल लगा दिया तो यहाँ E2 की जगह कितना आ जाएगा, 1.08 वोल्ट। ये लंबाई तो आप नाप के निकाल ही सकते हो, L1 और L2। इस 1.08 को इधर ले जाओ तो आपके पास E1 का मान आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ इसका एक अनुप्रयोग, जिसमें हमने क्या किया कि या तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हो या किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल भी आप ज्ञात कर सकते हो। दूसरा जो इसका अनुप्रयोग है वो है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। ठीक है, अब इसके लिए परिपथ जोड़ना सबसे पहला, तो वही बात कि ये एक विभव मापी है, इसका ये ए सिरा है, ये सी सिरा है, इसके ए सिरे से हमने जोड़ दिया एक सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक। तो प्राथमिक परिपथ तो वैसा का वैसा ही है जैसा हमने उसमें जोड़ा था। द्वितीयक परिपथ में क्या करते हैं, हम वो सेल जोड़ते हैं जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, और इसके एक सिरे से हम जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ये जो दूसरा सेल हमने जोड़ा जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना था, इसके दूसरे सिरे पर हम एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं RB। ठीक है, ये प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया, और प्रतिरोध बॉक्स को जब इस सेल से जोड़ा जाता है तो बीच में लगा दी जाती है एक स्विच, एक कुंजी, ये कुंजी लगा दी। ठीक है, ये कुंजी K1 है और ये दूसरी जो कुंजी है वो है K2। अब हम कुंजी K1 को बंद करते हैं, ये तो हुई है परिपथ कैसे जोड़ा। अब इसकी कार्यविधि, ठीक है, इसकी कार्यविधि क्या है कि कुंजी K1 को बंद करो यानी स्विच को ऑन कर दो, और ये जो K2 है इसको ऑफ कर दो। मतलब ये सिरा जो है, एक्चुअल में ये जो कुंजी है ये क्या है, एक तरीके से तार है। आप सोचो कि इन दोनों को आपने जोड़ा हुआ नहीं है, ये सिरे को और ये सिरे को आपने जोड़ा हुआ नहीं है। अगर जोड़ा हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये जो परिपथ है कैसा परिपथ कहलाएगा, जब किसी परिपथ के वायर आपस में नहीं जुड़े हुए होते हैं तो उसको अपन कहते हैं खुला परिपथ। ठीक है, तो अगर ये जो प्रतिरोध बॉक्स है
ये जिस भी कुंजी से जुड़ा हुआ है उस कुंजी को, उस स्विच को आपने ऑन नहीं किया, यानी इन दोनों के बीच में कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है, कोई चीज नहीं जुड़ी हुई है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये प्रतिरोध बॉक्स खुले परिपथ में है। खुले परिपथ में यानी इससे कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इससे कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तब क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई विसर्पी कुंजी को अलग अलग जगह ले जाकर के और संयोजित करो। मान लीजिए कि इस बिंदु पर धारा मापी में शून्य विक्षेप आ जाता है, ठीक है, इसकी बिंदु ए से जो दूरी है वो है मान लो L0, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, शून्य विक्षेप कब आ सकता है, जब इतने तार पर विभव पतन और इस धारा मापी के दूसरी ओर का जो विभव पतन है या विभवांतर है वो दोनों बराबर हो जाए। तो तार पर विभव पतन का मान तो होता है x इंटू L0, और ये जो दूसरी और विभवांतर इसका मान कितना होगा, तो चूंकि इस सेल से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, कोई धारा प्रवाहित हो रही है कैसे भाई, गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आ रहा है, यानी गैल्वेनोमीटर में तो हो ही नहीं रही है, दूसरी धारा इसकी कहां जा सकती है, इस प्रतिरोध बॉक्स में जा सकती है, दूसरी धारा इसकी कहां जा सकती है, इस प्रतिरोध बॉक्स में, लेकिन प्रतिरोध बॉक्स तो जुड़ा हुआ ही नहीं है अभी सर्किट में, तो इसमें भी धारा नहीं जा रही है, यानी सेल से किसी प्रकार की धारा का जो फ्लो है यानी प्रवाह है वो नहीं हो रहा। और जब सेल से धारा का प्रवाह नहीं होता है तो सेल के सिरों पर विभवांतर कहलाता है विद्युत वाहक बल, यानी कि गैल्वेनोमीटर के एक ओर का विभवांतर तो हो गया XL0 और दूसरी ओर का विभवांतर हो गया सेल का विद्युत वाहक बल, इसको अपन कह देते हैं E। तो E बराबर हो गया XL0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। चलो, अब क्या किया हमने, अब हमने दूसरा, एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास, अब हमने दूसरा क्या किया कि दूसरी बार में हमने ये जो कुंजी K2 है इसको कर दिया बंद, इसको बंद कर दिया यानी इस तार को जोड़ दिया, और फिर से हमने संतुलन बिंदु निकाला, और अब की बार जो संतुलन बिंदु आया है वो पहले की तुलना में अलग जगह आया है। तो अलग जगह जहां आया है, मान लो यहां आया है या यहां आया है, जहां पर भी आया है, ठीक है ना, उसकी जो लंबाई है वो आ गई है मान लो L, कितनी आ गई है L। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, जब संतुलन बिंदु आ रहा है L पर, तो इस तार को भी मैं वहीं जोड़े हुए बता देता हूं, जैसे मान लीजिए ये इस बिंदु पर टच करने पर शून्य विक्षेप आ रहा है और इस बिंदु की A से जो दूरी है वो है L, तो हम कहेंगे भाई इस सिरे पर जो विभव पतन होगा और धारामापी के इस ओर का जो विभवांतर होगा वो बराबर होना चाहिए। लेकिन अब की बार एक दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई कि ये जो सेल है इससे धारामापी में तो धारा नहीं बह रही है, लेकिन सेल से प्रतिरोध बॉक्स में धारा बह रही है। प्रतिरोध बॉक्स एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है, पहले ये सर्किट में नहीं जुड़ा हुआ था तो इससे धारा नहीं बह रही थी। अब सोचो कि ये एक तरह का छोटा सा बल्ब होता, तो आपने एक बल्ब को जोड़ा हुआ है सेल से, तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा सर। जलेगा, मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि अब की बार इस सेल से धारा प्रवाहित हो रही है। और जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो सेल के सिरों का जो विभवांतर होता है वो कहलाता है टर्मिनल वोल्ट था, यानी कि हम कहेंगे इस धारामापी के एक और का विभव पतन तो हो गया XL, भाई लंबाई, संतुलन लंबाई L है इसलिए XL, और दूसरी ओर का जो विभवांतर है वो हो गई टर्मिनल वोल्ट था V। तो V बराबर हो गया अपने पास में XL, ये हो गया समीकरण नंबर 2। दो समीकरण आ गए हमारे पास में, चाहो तो आप इसको L1 और L2 भी कह सकते, और अगर आप इसको L1 L2 कहोगे तो हम कहेंगे भाई पहले तो अपने पास में जब हमने प्रतिरोध बॉक्स को नहीं जोड़ा तब तो आ जाएगा E बराबर XL1, और जब हमने जोड़ दिया है तो आ जाएगा V बराबर XL2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब जानते हैं टर्मिनल वोल्ट का V बराबर होता है E माइनस I इंटू R, ठीक है, तो यहां से I इंटू आर को इधर ले जाओ और V को उधर ले जाओ, तो I इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर बराबर हो जाएगा E माइनस V, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ये जो I इंटू आर है, ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो प्रतिरोध बॉक्स है, अगर इस प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध
मैं वापस से थोड़ा सा घसड़ पसड़ हो गया, इसलिए चित्र को थोड़ा सा वापस से बना रहा हूं। ये सेल जुड़ा हुआ था, ये गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, और ये ऐसे जुड़ा हुआ था, ये प्रतिरोध बॉक्स, और ये एक कुंजी, ठीक है। प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध है मान लो R। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। जैसे ही आपने इस कुंजी को जोड़ा, तो ये कुंजी एक तरह का तार ही होता है, मतलब आपने तार को जोड़ दिया, पहले डिस्कनेक्ट था, कनेक्ट कर दिया, इस सेल से धारा प्रवाहित होने लग गई। अब ध्यान से देखोगे तो ये सेल और ये प्रतिरोध बॉक्स कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, सोच के बताओ मेरे को। समांतर क्रम। समांतर क्रम में है, यानी प्रतिरोध सर। के सिरों पर जितना विभव पतन आएगा, इस प्रतिरोध के सिरों पर जितना विभव पतन आएगा, उतना ही सेल के सिरों पर विभवांतर होगा। या उल्टा भी कह सकते हैं कि सेल के सिरों पर विभवांतर और प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन बराबर होना चाहिए। तो ये चीज अपन यहां काम में लेंगे। इस इक्वेशन को मैं यही छोड़ रहा हूं, समीकरण नंबर 3। हम कहेंगे भाई सेल के सिरों पर विभवांतर, इसको तो हमने टर्मिनल वोल्टा V का है, और प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन, उसको हम कहते हैं I इंटू R। यही कहते हैं ना, I इंटू R। अब यहां से I का मान निकालो, तो I का मान कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। ये जो मान है ये समीकरण नंबर 3 में रख दो। समीकरण नंबर 3 में रख दिया, ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रख दिया, तो हमारे पास में आ जाएगा V अपॉन R इंटू स्मॉल r, आई आर में से I का मान रख दिया, बराबर E माइनस V। ये जो V अपॉन R है इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो आपके पास में आ जाएगा स्मॉल r बराबर E माइनस V अपॉन V, E माइनस V अपॉन V इंटू R। R तो चला गया ऊपर और V आ गया नीचे, भैया R तो चला गया ऊपर और V आ गया नीचे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, E और V का मान रखेंगे। तो E और V का मान कितना है बच्चों, अभी अपन ने निकाला था E और V का मान। स्मॉल r बराबर E का मान है XL1 माइनस V का मान है XL2 अपॉन XL2 इंटू R। और अगर आप L1 और L2 की जगह L0 और L लोगे, तो L1 की जगह L0 आ जाएगा, L2 की जगह L आ जाएगा। कई किताबों में L1 L2 की जगह L0 और L लिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम बदलने से काम नहीं बदलेगा। ऊपर वाले भाग में देखोगे तो X कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया L1 माइनस L2, और नीचे XL2, और ये R का R, X से X कट गया, तो आपके पास में क्या समीकरण आ गई, देखो आपके पास में जो समीकरण आ गई है वो आ गई है स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल r बराबर, सेपरेट कर दो, L1 अपॉन L2 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये जो L2 है ये L1 के नीचे भी आ गया और L2 के नीचे भी आ गया, सेपरेशन कर दिया, ये L2 से L2 कट गया, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास में ये आ जाएगा स्मॉल r बराबर L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। और इस प्रकार से हम किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ये आप